हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। बेटा ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला वीडियो है फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं 8th क्लास में। उन्हीं को मैं कलेक्टिव फॉर्म में लेकर आई हूँ एक सैम्पल पेपर के रूप में, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा इन योर फाइनल एग्ज़ाम्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। Number 1 MCQs, multiple choice questions. NPK. What is NPK? Yes, NPK is your nitrogen, then phosphorus and potassium. So what is the right answer of NPK? It is option B, nitrogen. Option C, nitrogen, phosphorus and potassium. Okay. P stands for phosphorus and K stands for potassium. 2,4-D is pesticide, weedicide, fertilizer or both A and B? So my dear student, 2,4-D is a weedicide. It is used to remove the weeds, unwanted plants. Okay. There is no need of weeds along with the crop, so we use 2,4-D as a weedicide. Next question, a process of separating the grain from chaff. This process is known as threshing. By the method of threshing, we separate grain from chaff, right? So this is your third MCQ. ये बहुत इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, मैंने पूरे सिलेबस में से सेपरेट आउट किए हैं आपके लिए, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका MCQ। आपको इस क्वेश्चन में बताना है बच्चे, साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस, जो कि क्या कॉज करता है, एंथ्रैक्स डिजीज। तो ये कुछ साइंटिस्ट के नेम्स हैं जो आपको दिए हुए हैं। इस MCQ में हम ये भी लिखेंगे कि बाकियों ने क्या किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि जाने माने साइंटिस्ट हैं, और इनका जो गिफ्ट है साइंस में दैट इज़ एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन की खोज की थी इन्होंने। एडवर्ड जेनर जो हैं, इन्होंने बेटा पूरे वर्ल्ड में से डेडली डिजीज़ स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया था अपनी डिस्कवरी से। तो एडवर्ड जेनर इज़ फेमस फॉर इरेडिकेटिंग स्मॉल पॉक्स। सिमिलरली लुइस पैस्चर ने दिया था पैस्चराइजेशन का प्रोसेस, जिसको आप कहते हो कि प्योर मिल्क आपको मिलता है आफ्टर पैस्चराइजेशन। रॉबर्ट कॉच जो है वो राइट आंसर है। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवर किया था। फाइबर नोन एज आर्टिफिशियल वूल इज एक्राइलिक, क्योंकि रेयॉन जो है ये क्या है, आपकी आर्टिफिशियल सिल्क है। एक्राइलिक जो है इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल वूल। ओके, तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यू मस्ट नो अबाउट artificial silk also, that is rayon, and artificial wool is acrylic, right? अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इम्पॉर्टेंट MCQ। मेटल स्टोर्ड इन कैरोसिन। अब ऐसा कौन सा मेटल है जो कैरोसिन में स्टोर किया जाता है, दैट इज सोडियम। तो मैं आपको बता दूं, सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है बच्चे। ये एयर के साथ और पानी के साथ दोनों के साथ रिएक्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको किस में स्टोर करते हैं, कैरोसिन में। नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो हमारे पास है नॉन मेटल इन ऑप्शंस में फॉस्फोरस। हाँ, फॉस्फोरस जो है ये हाईली रिएक्टिव है एयर में, स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाता है अपने आप, इट कैचेस फायर, वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर होता है इसका, इसलिए हम फॉस्फोरस को स्टोर करते हैं पानी में, यानी कि वाटर में। राइट ऑप्शन इज B1, फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल स्टोर्ड इन वाटर। नेक्स्ट, प्योरेस्ट फॉर्म बतानी है कार्बन की इन सभी में से, जो है कोक, आप अच्छी तरह से जानते हैं। एसिड रेन जो है उसमें कौन क्या प्रेजेंट है, सल्फर नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं, या फिर दोनों की ऑक्साइड्स हैं, या कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है बोथ A एंड B, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एज वेल एज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। Now next question is question number 10, again MCQ. Red Data Book is the source book
विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल डैश एनिमल्स। तो कौन से एनिमल्स हैं ये? बिल्कुल सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी, क्योंकि रेड डाटा की बात कर रहे हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं बेटा, जो खतरे में स्पीशीज है ना एनिमल्स की, वही आती हैं रेड डाटा बुक के रिकॉर्ड में, राइट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में। एनिमल्स जो एग ले करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज ओवीपैरस, राइट। वैसे ही जो बेबी को करते हैं उन्हें वीवीपैरस कहते हैं। प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमने वाले सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं सैटेलाइट्स। ये प्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। इंसुलिन सिक्रीट होता है पैनक्रियाज से, शुगर लेवल कंट्रोल करता है ये ब्लड में। और मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है फ्रॉग में, दैट इज कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ ब्लैंक में देखोगे डैश इज नोन एज मेल हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरोन का नाम आ जाएगा। अगर आपसे फीमेल पूछा जाता है तो एस्ट्रोजन लिखोगे। स्ट्रेंथ फोर्स की कैसे एक्सप्रेस की जाती है? बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कौन सी डिवाइस है जो फोर्स को, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उसको मेजर के करने के काम में आती है? दैट इज योर स्प्रिंग बैलेंस। इसका बहुत सुंदर सा डायग्राम आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है बच्चों। फ्लूइड फ्रिक्शन को हम कहते हैं ड्रैग, ठीक है। याद रखिए जो फ्रीक्वेंसी है हमेशा हमें साउंड की पिच के बारे में बताती है, श्रिलनेस के बारे में बताती है। फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू पिच ऑफ साउंड। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मैच द कॉलम, जो पूरी बुक से मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा वीडियो को। एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड, इसका जो राइट ऑप्शन है इसको हम यूज़ करते हैं बेटा टू डिटेक्ट वीक करंट। ओके, वीक करंट को पता लगाने के लिए एलईडी का यूज़ होता है। सैटर्न है फिर लीस्ट डेंस प्लैनेट, ये आपको मालूम होना चाहिए। रिचर स्केल को यूज़ करते हैं हम मेजर करने के लिए, किसकी? अर्थक्वेक की इंटेंसिटी की, कितना स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है। आइरिस आपका पार्ट है डार्क मस्कुलर पार्ट ऑफ आई। देन फिफ्थ पार्ट डिस्टॉर्टेड डब्ल्यू और एम कॉन्स्टिलेशन हम बोलते हैं किसको? कैसोपिया को। कैसोपिया कॉन्स्टिलेशन जिसकी जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड डब्ल्यू एम की तरह है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो यूरिया और सुपर फॉस्फेट राइट आंसर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस की बेटा, तो ग्रीन हाउस गैसेस में बहुत सारी गैसेस आती हैं, लेकिन सही ऑप्शन मैच में आपके पास दे रखा है यहाँ पे मीथेन। तो मीथेन के साथ जाएगा ग्रीन हाउस गैस। देन ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो पोटेबल वाटर इज द राइट आंसर। ड्रिंकिंग वाटर को हम क्या कहते हैं? पोटेबल वाटर। देन उर्सा मेजर को हम सप्तऋषि के नाम से भी जानते हैं बच्चे। 7 स्टार्स हमें विजिबल होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं इसमें। डिवाइस यूज टू डिटेक्ट वेदर, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की हेल्प से हम वेदर डिटेक्ट करते हैं। ओके, तो दीज आर योर इम्पॉर्टेंट मैच द कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिव वन वर्ड। इंक्रीज इन अर्थ सरफेस टेम्परेचर, इसको हम क्या कहेंगे? क्या नाम देंगे इसको? यस, अर्थ का अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है बच्चों तो हम इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वेरी इंपॉर्टेंट फिलअप। ओके, वन वर्ड की फॉर्म में आ सकता है। सब्सटेंसेस दैट पॉल्यूट वाटर, दे आर नोन एज पॉल्यूटेंट्स बिकॉज दे आर पॉल्यूटिंग द वाटर। डेफिनेट पाथ कौन सा है जिसपे प्लैनेट रिवॉल्व करता है? ऑर्बिट, और उसका रास्ता फिक्स्ड है जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। Splitting of light into 7 colors is called dispersion. Okay, very important वन वर्ड के लिए जो आपको पूछा जाएगा इस चैप्टर में से। Then the process of transferring of charge from a charged object to the earth, इसको हम प्रोसेस को नाम देंगे अर्थिंग का, राइट। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू, तो बेटा कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है? अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, कितना हीट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, रिलीज हो रहा है, कब?
when we are burning, when we are doing complete combustion of 1 kg of fuel, any fuel, तो जो भी फ्यूल हमने लिया है उसको कंप्लीट बर्न करने पर 1 kg, जब वो कंप्लीट कंबशन हो जाएगा, बर्निंग हो जाएगी उसकी, और जो वो हीट प्रोड्यूस करेगा वो उस सब्सटेंस का, उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है एग्ज़ाम्स में, कि हम कौन सी यूनिट्स हैं जिनको यूज़ करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू को। सो इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स किलो जूल पर केजी, राइट। नाउ next question number 2, a very short question answers. What is petroleum refinery? पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या है? ये आपका जो चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम उससे लिया गया है। बेटा पेट्रोलियम रिफाइनरी वो प्लेस है, वो जगह है जहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है। अब ये रिफाइनिंग का प्रोसेस क्या है, इससे आप क्या समझते हो? सेपरेटिंग द फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, है ना। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं पेट्रोलियम में, जब हम उनको सेपरेट करते हैं अलग अलग फ्रैक्शंस में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, जैसे केरोसिन है, डीजल है, पैराफिन वैक्स है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, एलपीजी है, नेचुरल गैस है, तो ये सारा रिफाइनिंग का प्रोसेस जिस जगह पे होता है ना, जिस प्लेस पे होता है, हम उस प्लेस को बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी। ओके, तो इट इज़ अगेन an important question. Question number 3, suggest any 2 ways to protect ourselves from lightning. लाइटनिंग से अगर बचना है तो 2 रास्ते आपको बताने हैं इस क्वेश्चन में कि कैसे आप बच सकते हैं। तो पहला तो बहुत ही सिंपल है, जब लाइटनिंग हो रही होती है तो आपने बाहर नहीं जाना है देखने के लिए, ओके, तो नहीं तो और ही इंजॉयमेंट हो जाएगी। तो फर्स्ट वन प्रिवेंशन इज स्टे इनसाइड ड्यूरिंग लाइटनिंग, अंदर रहना है आपको, सेफ रहना है। नंबर 2, जो बेदिंग का प्रोसेस है, नहाने का प्रोसेस है, ड्यूरिंग लाइटनिंग आपको अवॉइड करना चाहिए। वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, तो हमारी बॉडी भी अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो काम हो जाएगा फिर। देन एक और मैं ऑप्शन दे देती हूँ, अगर आपको 2 ना याद रहें, थर्ड वन, कि आपने जितने भी इलेक्ट्रिकल प्लग्स और स्विचेस हैं उनको स्विच ऑफ करना है, अनप्लग करना है ड्यूरिंग लाइटनिंग, ओके। तो दीज आर द वेज टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम lightning. Now next very important question, most expected question from very short question answers is 4th one, what is electroplating? तो ये केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट से लिया हुआ क्वेश्चन है आपका। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी डिज़ायर्ड मेटल की, जिसकी हमें प्लेटिंग चाहिए, किसी चीप मेटल के ऊपर जो इजीली अवेलेबल है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रोसेस किसकी हेल्प से होता है? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, ओके। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इट इज़ अ मेथड ऑफ प्लेटिंग डिज़ायर्ड मेटल ऑन अदर मेटल ऑब्जेक्ट, हाँ, जैसे कि हम क्रोमियम लेते हैं, जिंक लेते हैं, है ना। आयरन जो है बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाता है एयर के साथ, ओके, तो रस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है आयरन की, तो उसे बचाने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि जिंक की कवरिंग देते हैं, जिसको गैल्वेनाइजेशन भी बोला जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मोस्ट कॉमन जो आपको बुक में आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, क्रोमियम की हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं बहुत सारे यूटेंसिल्स के ऊपर, साइकिल की जो हैंड ब्रेक्स होती हैं उसके ऊपर। शाइनी मटेरियल होता है, एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 2 डिजीजेज कॉज्ड बाय वायरस। तो वायरल डिजीज़ का नाम ले तो सीरियस वाली डिजीज़ होगी पोलियो, और जो आपकी सीरियस वाली डिजीज़ नहीं है ना, वो है आपका बहुत फेवरेट सर्दियों का कॉमन कोल्ड, ओके, जो हर किसी ने एंजॉय किया है विंटर्स में। आपको 6th क्वेश्चन में आंसर देना है शॉर्ट क्वेश्चन का, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ क्या है हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट।
अगर आप रिफ्लेक्शन पहले लिखते हो तो कैसे लिखोगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट, एंड वाइस वर्सा। उल्टा भी लिख सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या समझे आप इससे? ये आपका फर्स्ट लॉ है, किसका? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, देन सेकंड में हम बात करेंगे, यहाँ पे 3 आपके पास रेज हैं, जो इंसिडेंट रे है आपकी, और जो नॉर्मल रे है, और रिफ्लेक्टेड रे है। ये तीनों की तीनों रेज जो हैं बेटा प्लेन, सेम प्लेन पर होती हैं, दे लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये आपका सेकेंड लॉ है। द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द reflected ray all lies on same plane, right? अब बात करते हैं हम डायग्राम की। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आता है ना बच्चे एग्ज़ाम में, तो आपको डायग्राम बनाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? बिना डायग्राम के ये जो लॉज हैं ये इनकम्प्लीट हैं। इनको समझने के लिए देखिए, ये प्लेन सरफेस मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पे जो लाइट रे मैं दिखा रही हूँ, ये इंसिडेंट रे है जो स्ट्राइक कर रही है प्लेन सरफेस पे। स्ट्राइक करते उसी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होगी, जिसको हम लिखेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे। और ये 90 डिग्री का जो मीटिंग पॉइंट है दोनों का, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का, दैट इज़ नॉर्मल रे, जो प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ पर ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और आप देख सकते हैं तीनों रेस जो हैं सेम प्लेन पर है। ओके, एक ही प्लेन पर हैं ये, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन पर हैं। अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, हाउ रेगुलर रिफ्लेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम इररेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो सीधी सी बात है, स्मूथ सरफेस होगा आपका, प्लेन सरफेस होगा, तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, और जिस पार्ट में रफनेस होगी, इररेगुलर होगा सरफेस, वहाँ अगर आपकी इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है तो आपकी जो रिफ्लेक्शन है वो इररेगुलर रिफ्लेक्शन होगी, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगी। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, राइट? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइट चैप्टर में से है, एग्ज़ाम में ज़रूर करके जाइए। आई होप ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ डायग्राम्स हैं। ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम्स ऑफ सोलर सिस्टम, ह्यूमन आई, प्लांट एंड एनिमल सेल, जो बार बार आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम के साथ। तो मेरे साथ ड्रॉ करेंगे, ज़रूरी नहीं है आपने बहुत बड़ा डायग्राम बनाना है, अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स आप स्पेस दे सकते हो इसको आंसर शीट पे। प्रेजेंटेशन आपकी बहुत सुंदर होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने सेंटर बनाया है सोलर सिस्टम का, दैट इज़ योर सन। उसके बाद बड़े आराम से इस तरह से हम डिफरेंट प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स ड्रॉ कर लेंगे। हमें पता है 8 प्लैनेट्स हैं, तो 8 लाइंस, 8 ऑर्बिट्स हमने ड्रॉ कर लिए। सिंपल फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सोलर सिस्टम का, MVEMJSUN। सबसे पहले M फॉर मरकरी, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है ये आपके सोलर सिस्टम का। देन V वीनस, जिसको ब्राइट प्लैनेट बोलते हैं। थर्ड वन ब्लू प्लैनेट अर्थ। फोर्थ है आपका रेड प्लैनेट मार्स। देन जुपिटर, द लार्जेस्ट प्लैनेट। देन योर Saturn, least dense planet, then Uranus, cloudy dust होती है यहाँ पे। लास्ट farthest planet is Neptune। तो ये बन गया आपका सोलर सिस्टम बहुत इजी वे से। ओके, अब नेक्स्ट है आपका ह्यूमन आई। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है बच्चों को, ये सिंपल नहीं लगता डायग्राम। मैं बहुत इजी वे में सिखाऊंगी, देखो कैसे मैंने बनाया। मेरी एक और वीडियो है जहाँ पे जाकर आप देख सकते हो कि किस तरह से इजी वे से इसको बनाया जा सकता है। तो ये मैंने ड्रॉ किया आउटर स्ट्रक्चर आई का, ठीक है। फ्रंट वाला पार्ट थोड़ा सा बल्जिंग है बाहर की तरफ। अब बहुत ही आसानी से आप एक डबल लेयर इसकी और बना दीजिए।
ठीक है, जो आपने पहले लेयर बनाई है उसको आपने सिर्फ डबल करना है यहाँ पे। इस तरह से आपका कॉर्निया जो है वो कंप्लीट हो गया, ट्रांसपेरेंट पार्ट, वाइट पार्ट। ये आपका पार्ट है जहाँ पे आपकी लेंस है, ठीक है। और इस लेंस को जोड़ने वाली जो मसल्स हैं उनको हम कहते हैं सीलियरी मसल्स। और ये जो पार्ट मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये पार्ट है आइरिस का, ब्लैक कलर्ड पार्ट। और दिस वन इज़ योर रेटिना। नीचे से भी इसी तरह से ड्रॉ कर दीजिए। रेटिना पूरा आगे तक अटैच्ड होगी, ऑप्टिक नर्व के साथ मिलेगी। और मीटिंग पॉइंट को हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं रेटिना और ऑप्टिक नर्व के। अब जरा लेबलिंग कर लें। लेंस बन गई आपकी, दिस इज़ योर आइरिस, सीलियरी मसल। सीलियरी मसल हेल्प करती है आपकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में आइज़ की। और ये आपका है कॉर्निया। और दिस वन इज़ ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, ओके। रेटिना भी बना लिया हमने। और ये जो बीच का पार्ट है बिटवीन आइरिस, दिस इज़ प्यूपिल, ओके। यहाँ से लाइट एंटर करती है। ये देखिए कंप्लीट डायग्राम आपका ह्यूमन आई का, वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो आप इसको प्लीज़ मिस मत कीजिए, बना के जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए बार बार। इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया है। अब है हमारे पास यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट डायग्राम जो आपके सेल चैप्टर में से है। यहाँ आपको बताना है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दो डिफरेंसेस भी हैं, वो बनाते बनाते मैं आपको सिखाऊंगी। ये मैं बाउंड्री बना रही हूँ प्लांट सेल की, देखिए कितने आराम से। जो आउटर पार्ट है इसका दैट इज़ सेल वॉल, और जो इनर ये पार्ट जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ इट इज़ सेल मेम्ब्रेन। दो पार्ट आपको दिख गए, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। सेंटर में इसका जो मेजर 90% पार्ट इसका कवर किया हुआ है सेंट्रल में वैक्यूल ने। साइड पे न्यूक्लियस हैं, और ये जो मैं स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ ये हैं प्लास्टिड्स, जिनमें मेन है क्लोरोप्लास्ट। दिस इज़ योर न्यूक्लियस ऑफ प्लांट सेल। Then cell wall, this is cell membrane। ये है आपका वैक्यूल जो टर्जिडिटी देता है प्लांट सेल को, सेल सैप को स्टोर करता है। और ये जो पार्ट हैं दैट दे आर प्लास्टिड्स, हाँ, स्पेशली क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। एंड रेस्ट ऑफ द जेली लाइक मटीरियल इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ओके, दिस इज योर प्लांट सेल। है ना कितना आसान बनाना। आप बच्चे बहुत जीनियस हो, बहुत मेहनती हो, कंटिन्यूस एफर्ट्स के साथ आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकते हो। ओके, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कैपेबिलिटी पर बिलीव कीजिए। यू आर द बेस्ट वन, बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। अब ये एनिमल सेल हमने बनाया, कोई सेल वॉल नहीं बनाई, सीधा मैंने सेल मेम्ब्रेन बना के सेंटर में मैंने न्यूक्लियस बनाया है, ठीक है। और ये हमारी प्यारी सी सेल मेम्ब्रेन जो सभी एनिमल सेल्स में होती है। सेल वॉल मिसिंग होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। और ये जो मैं छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ ये स्मॉल वैक्यूल्स हैं। प्लांट की तरह हमारी बॉडी में एनिमल सेल में बड़े बड़े वैक्यूल नहीं होते, ठीक है। और ये जो मैंने जेली लाइक सब्सटेंस बीच में बनाया है दैट इज़ साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल रहते हैं। बड़ी क्लासेस में आप माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस भी पढ़ोगे, राइबोसोम्स भी पढ़ोगे, लेकिन 8th क्लास में इतना सा एनिमल सेल चलेगा, दौड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे इस डायग्राम के बाद क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो जैसे कि नाम है इसका, ये एक इफ़ेक्ट है। कैसा इफ़ेक्ट है, कब क्रिएट होता है, आइए देखते हैं। बेटा हमारी जो अर्थ है, और अर्थ इट एब्जॉर्ब सम पार्ट ऑफ रेडिएशंस। जितनी भी सनलाइट पड़ती है ना, रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस धरती पे आती हैं, उसमें से बहुत थोड़ा सा हिस्सा अर्थ एब्जॉर्ब करती है, बाकी का हिस्सा वो रिफ्लेक्ट कर देती है वापस एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर को इतनी पसंद है ये कि वो एटमॉस्फेयर बाहर जाने ही नहीं देता, इन रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और यही जो प्रोसेस है, एटमॉस्फेयर
जब इन रेडिएशंस को, रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस को, जिनको अर्थ ने एब्जॉर्ब नहीं किया है, उनको एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देता, ट्रैप करके रख लेता है, तो एज अ रिज़ल्ट होता क्या है, इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की वजह से, ट्रैप करने की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। और जब हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये हीटिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करता है, और इस हीटिंग इफ़ेक्ट को ही हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, जो हमारे सर्वाइवल के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ के लिए, लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम इसके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेटिक एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पे आपने देखा होगा, नर्सरीज़ में आपने देखा होगा कैसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट देकर प्लांट को ग्रो किया जाता है, एक्स्ट्रा वार्मथ देके, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब जो ग्रीन हाउस गैसेज है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह, ये इंक्रीज़ हो जाए ना जब इनका परसेंटेज, तो ये अर्थ सरफेस को गर्म कर देती हैं बहुत ज़्यादा, और फिर ग्लोबल वार्मिंग जैसा इशू भी क्रिएट हो जाता है। इसलिए सभी ग्रीन हाउस गैसेस का प्रॉपर परसेंटेज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है हमारा, वो हमारे लिए तभी बेनिफिशियल है। ओके, तो व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब ग्लोबल वार्मिंग। अब यहाँ पे हमने डेफिनेशन देनी है ग्लोबल वार्मिंग की, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर नहीं है, शॉर्ट आंसर है, तो इसमें थोड़े से हम कॉजेज़ भी डिस्कस करेंगे कि किस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, सो दैट आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाए। तो बेटा, हीटिंग और इंक्रीजिंग अर्थ सरफेस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल यानी पूरा ग्लोब, हमारा अर्थ का पूरा प्लेनेट, ठीक है। तो जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है सरफेस का, तो हम उस चीज़ को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, राइट। तो ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे कारण हैं। अगर परसेंटेज हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो 0.03% है इंक्रीज़ हो जाता है एटमॉस्फेयर में, तो ये हीटिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करता है और अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ड्रास्टिक है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, हाँ, अनप्रडिक्टेबल क्लाइमेट, फ्लड्स, ये सारे हमें नेचुरल डिज़ास्टर फेस करने पड़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और सिर्फ CO2 ही इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन कह लो आप, अर्बनाइजेशन कह लो, और इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, ठीक है, हमारी डिमांड्स भी बढ़ रही हैं, पेड़ों को काटे जा रहे हैं हम, तो पेड़ों को काटने की वजह से भी हमारा जो CO2 का परसेंटेज है वो बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है सिर्फ वही है जो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग से अगर हमें बचना है तो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़, ओके। तो हमें पेड़ों को कटने से बचाना होगा, सो दैट हमारा CO2 का जो परसेंटेज है वो लेवल बना रहे, और जो ग्लोबल वार्मिंग का जो केस है हमारे सामने वो रिड्यूस हो। अदरवाइज़ इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हम प्रेजेंट टाइम में भी अनप्रडिक्टेबल वेदर, हाँ, फेस कर ही रहे हैं, हमारे सामने इसके रिजल्ट आ ही रहे हैं। सो लर्न दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बेटा ये क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन में बच्चे हमें बताया गया है कि शॉर्ट नोट लिखना है हमें साइटोप्लाज्म के ऊपर। अब साइटोप्लाज्म क्या है, आपके सेल का, लिविंग सेल का एक वो हिस्सा है, जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक है। सॉरी, ये क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर एस्टेरॉइड्स एंड वेयर आर दे लोकेटेड इन द सोलर सिस्टम। तो एस्टेरॉइड्स क्या हैं बच्चे, एस्टेरॉइड्स स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, एस्टेरॉइड्स स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि कहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो प्रेजेंट हैं सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के गैप के बीच में। तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स आर द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स विच revolve around the sun like planets, and we can see these asteroids only with the help of large telescopes. छोटे छोटे टेलीस्कोप से तो हम इन्हें देख नहीं सकते, ओके। तो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको डिस्क्राइब करना है एडम्स एप्पल को।
तो ड्यूरिंग एडोलिसेंस या पबर्टी कह लो, बॉयज़ में क्या होता है बेटा, उनका जो लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स है, उसका साइज़ जो है वो इट स्टार्ट्स टू ग्रो, हाँ वो ज़्यादा बड़ा होना शुरू हो जाता है। और इनलार्ज्ड वॉइस बॉक्स जो हमें बाहर दिखता है बॉयज़ में, दैट इज़ नोन एज एडम्स एप्पल। ओके, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एडोलिसेंस वाले चैप्टर में से लिया गया है। एडम्स एप्पल हम बॉयज़ में देख सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पुबर्टी, और इसको सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इनलार्ज्ड वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ इज नोन एज एडम्स एप्पल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्रॉप रोटेशन। दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर्स क्वेश्चन। क्रॉप रोटेशन की बात करें तो एक नेचुरल मेथड है जिसकी वजह से फार्मर्स जो है अपनी सॉइल को रिप्लेनिश करते हैं, फर्टाइल बनाते हैं। इसमें अल्टरनेट रोटेट करते हैं क्रॉप्स को वन बाय वन। जैसे एक सीज़न में वीट क्रॉप है तो नेक्स्ट में लेग्यूम प्लांट्स लगा लेते हैं, पल्सेस लगा लेते हैं जिनकी रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि नेचुरल वे से प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, और जो हमारी सॉइल है उसको नाइट्रोजन भी मिलता है, दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं जो हेल्प करते हैं उसके टेक्सचर को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन इज़ द रोटेटिंग ऑफ क्रॉप्स अल्टरनेटली टू रिप्लेनिश और टू मेक द सॉइल फर्टाइल, राइट। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेचुरल मेथड है और ये सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने का। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप वीडियो को रोटेट करके देख सकते हैं बेटा। इफ़ यू फाइंड डिफ़िकल्टी, ओके, दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ 8th क्लास। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट्स लिखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।